नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ, विशेषकर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। आज हम जो है बात करने वाले हैं विशेष रूप से व्याख्याता हिंदी की मूल पुस्तकों से संबंधित। भी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि मूल पुस्तकों की सूची व्हाट्सएप पर, कि मूल पुस्तकों की सूची सर आप भी उपलब्ध करवा दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मूल पुस्तकों की सूची लेकर उपस्थित रहूं। तो मैं उनकी फ़ोटो भी लेकर आया हूं कि कौन कौन सी मूल पुस्तकें हैं जिनसे मतलब आपको सहायता मिल सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि मूल जो पुस्तकें हैं उनकी केवल सहायता ली जा सकती है। अभी बैठकर उनको पढ़ने न बैठ जाएं, ठीक है ना, कि उनको पढ़ने बैठ जाओ तो आपके पास जो 150 दिन बचे हैं वो बहुत कम हैं। तो इतने कम दिनों में आप जो है वो मूल पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। केवल उनकी सहायता ली जा सकती है। सहायता भी कैसे ली जा सकती है कि अगर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है और अगर आपके पास मूल पुस्तक है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन सभी मूल पुस्तकें खरीदनी भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या भी काफ़ी है। तो उनमें से कुछ मूल पुस्तकें खरीद सकते हैं। बाकी से संबंधित जो अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, व्याख्याता से संबंधित हिंदी जो पढ़ा रहे हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। और उस वीडियो को सहेज कर रख सकते हैं कि दोबारा जब या चाहो तो उससे नोट्स भी बना सकते हैं और उस नोट्स को उस किताब में लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी मेरे पास किताब पड़ी है, किस तरीके से है कि ये मिल गई है, शुक्र। अब जैसे ये किताब है मेरी, आप इसमें देख सकते हैं कि ये इस तरीके से मैंने पेज लगा रखे हैं। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5, 6, 7, 8, ये 8 पेज मैंने और इसके ऊपर लिख भी रखा है, ठीक है ना। इस तरीके से आगे देखेंगे तो इसी तरीके से ये देखिए, ये जगह जगह इसमें जो है पेज लगे हुए हैं। ये पेज किस लिए लगे हुए हैं, ये देखिए कि ये पुस्तक है, ये नोट्स, मतलब नोट्स से पुस्तक बनी हुई है। और ये जो पेज है ये इसलिए लगाए हुए हैं ताकि भी कोई नई चीज़ मिली तो उनके नोट्स बना के, या देखा कि ये टॉपिक थोड़ा कमज़ोर रह रहा है अपनी किताब में, तो उसको फिर से बहुत सी किताबों से पढ़ा गया और उसके बाद उसको फिर से तैयार किया गया और तैयार करके और उसके पास ही लगा दिया, ताकि अगली बार जब टाइप करवाया जाए तो और अच्छे से नोट्स तैयार हो सके और अगली बार जब पढ़ाया जाए तो वो बिंदु भी जो नए हैं वो भी उसके साथ पढ़ाए जा सके। तो हर बार नोट्स नए तैयार किए जाते हैं। पिछली वीडियो में भी जो सार्वजनिक वीडियो थी सभी विषयों के लिए थी, उसमें भी मैंने बताया था कि जो हम लोग नोट्स बनाते हैं, जो भी अध्यापक नोट्स बनाते हैं वो आज से नहीं बना रहे हैं, वो जब पढ़ते थे तब से नोट्स बना रहे हैं। कोई 2-4 साल उनको पढ़ने में भी लगे होंगे और वर्तमान में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं काफ़ी सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं, तो वो जब से पढ़ा रहे हैं तब से वो लगातार नोट्स बना रहे हैं। वो उनको क्या मॉडिफाई करते रहते हैं। जैसे ही देखते हैं कि परीक्षा नहीं आ रही है या अलग तरीके का पैटर्न चेंज हो गया तो वो वैसा उसी पैटर्न के अनुसार, अब जैसे मेरी किताब है, अभी पिछली बार जो 7200 और 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए थे वो ख़त्म हो गई थी और उसके बावजूद भी डिमांड रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसको बाज़ार में नहीं लेकर आए थे। और अब काफ़ी समय हो गया लेकिन अभी तक वो किताब नहीं आई है बाज़ार में। कारण क्या है? क्योंकि अभी परीक्षा का पैटर्न बदल गया है तो उसके अनुसार हम तैयार कर रहे हैं। अभी उसके अनुसार ही तैयार कर लें, नए पैटर्न के अनुसार, और उम्मीद है कि जनवरी तक वो किताब आ जाएगी। तो बात कर रहे थे मूल पुस्तकों की। एक बार फिर से आपको बता दूं कि मूल पुस्तकों का आपको क्या करना है कि आपके सहायक पुस्तकों के रूप में उनको रखना है, जो भी मूल पुस्तकें बता रहा हूँ मैं। और मैं थोड़ा सा साथ साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि मैं कौन कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ और कौन कौन सी किताबों से आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं मूल पुस्तकों की सूची। मैंने उनकी फ़ोटो खींच ली थी, मैंने कहा चलो फ़ोटो खींच लेते हैं। और ये जो पुस्तक सूची है, अगर आप चाहते हैं तो आप SUNKULL, ठीक है ना, इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है।
इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जो है आप इस पुस्तक सूची को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टेलीग्राम्स को जरूर ज्वाइन करें। और संकुल मार्गदर्शन के नाम से SUNKUL संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप भी है, वहाँ भी ये पुस्तक सूची आपको मिल जाएगी ऐप पर भी। और ऐप पर तो बहुत सारी क्लासें भी आपको मिल जाएगी। और अभी नए साल पर जो है विशेष रूप से छूट दी गई है, तो उस छूट का फ़ायदा भी आप ज़रूर उठाएं ऐप में जाकर। और उसके साथ साथ एक बात और है कि सभी टेस्ट सीरीज 99 रुपये में दी जा रही है। कोर्स जो है वो केवल 499 रुपये में दिया जा रहा है। और विशेष रूप से शुक्ल और नगेंद्र जो मूल पुस्तकें महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं में से आते हैं, ये दोनों की दोनों किताबें जो वहाँ करवाई जा रही हैं। तो आप एक बार ज़रूर वहाँ सर्चिंग करें, नगेंद्र और शुक्ल से संबंधित वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद आप सोचें कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। हिंदी व्याख्याता पुस्तक सूची। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये व्याख्याता और वरिष्ठ इसकी तैयारी करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वालों को इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, वरिष्ठ अध्यापक की अलग से सूची लेकर आऊँगा। ठीक है ना। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है ना। इसमें दो प्रकार का आता है। एक तो आता है बिना भूमिका वाला, ये पंचशील प्रकाशन जयपुर का है। एक मेरे पास पुराना था, उसमें भूमिका दी हुई थी, इसमें भूमिका नहीं है। उस भूमिका में क्या है कि सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है ना। वो मेरा पुराना हो चुका है। ये रहा, वेंकट शर्मा की भूमिका थी उसमें। वैसे ये पुराना हो गया। अब ये दे रखा आखिर में, ये है लगभग 51 पेज की भूमिका है। वेंकट शर्मा, किला की सड़क, जोधपुर के रहने वाले, 51 पेज की भूमिका थी। ये बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर ये भूमिका वाला मिले तो ये जरूर लेके आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। और फिर कह रहा हूँ, अब पढ़ने ना बैठें। ठीक है ना। अब आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी के तीनों इतिहास बड़े ही टफ है। उनकी लैंग्वेज जो है बड़ी ही अलग प्रकार की है, जो ढंग से समझ में नहीं आती है। इसलिए उनमें नए विचलित हों, हाँ जरूर है, थोड़ा देख ले। और आपके जो फंडे हैं वो भी क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शुक्ल का मतलब शुक्ल कह रहे हैं, सार्वजनिक बात नहीं है। नगेंद्र का मतलब नगेंद्र कह रहे हैं, सार्वजनिक बात नहीं है। नगेंद्र के इतिहास भी नगेंद्र द्वारा संपादित किया गया है। उसमें आदिकाल को अन्य लेखकों ने लिखा है, भक्ति काल को किसी और ने, भक्ति काल में भी जो निर्गुण है उसको किसी और ने लिखा है, सूफी को किसी और ने लिखा है, और जो कृष्ण और राम को किसी और ने लिखा है, आधुनिक काल में किसी और का लिखा हुआ है, गद्य साहित्य किसी और का लिखा हुआ है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसी और का लिखा हुआ है। तो वो इस तरह से है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है उसके ध्यान में रहते हैं, तो उसके बनाए हुए नोट्स ही उपयोग में ले। बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ। उसके अलावा जो हम बात करते हैं, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है, एक तो किताबें इतनी ज़्यादा है, क्या कहूँ आपको। ठीक है ना। उसके बाद आता है 2 नंबर पर हमारे पास आती है हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये अब दे इसलिए रहा हूँ, नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये है मूल पुस्तक। आप उठ लेके आना चाहे तो ले आए। ठीक है ना। पढ़ने की ज़्यादा कोशिश मत करना, आपके पास पड़ी रहेगी। ठीक है ना। तो पढ़ने के काम आ जाएगी कभी। हाँ, थोड़ा बहुत मौका मिले तो आप देख सकते हो, बाकी पढ़ने की कोशिश। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये है हिंदी साहित्य की भूमिका, और मैं इन्हीं से करवा रहा हूँ। मेरी जो किताब है उसके अंदर आप देख लेना, इनके नाम आपको मिलेंगे। ठीक है ना। ये है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ठीक है ना। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। आप सोच रहे हो किताबें दिखा रहे हैं, ये देखिए, एक एक अक्षर न जाने कितनी बार पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ इसलिए ताकि आप तक ये जो मैटर है पहुंचाया जा सके। ठीक है। उसके बाद और अभी जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ज़बरदस्त तैयारी करवाई जाने वाली है मई तक, कुछ भी अछूता नहीं रहेगा। फिर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। ये जरूर लेकर आए, ये जरूर लेकर आए। ठीक है ना। इसमें से ज़्यादातर तथ्यात्मक जानकारी है, जो काल तो आपके समझ में नहीं आएगा, रचना उस तरीके से समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ हद तक ये समझ में आ जाता है। क्योंकि इसमें क्या कर रखा है, मैं ये पुस्तक सूची सिंपल नहीं देने वाला, थोड़ा विस्तार से ही बात करने वाला हूँ आप लोगों से। इसमें क्या है कि जैसे भारतेंदु काल के अगर कोई रचनाकार है, जैसे बात करें हम निराला की, तो छायावाद काल के अंदर जो काव्य हिस्सा आएगा,
काव्य के अंदर उनके जो निराला के जैसे छायावाद है, काव्य की जो धारा है छायावाद है, उसके अंदर निराला की काव्य रचनाएं आएंगी। लेकिन फिर कुछ पेज छोड़ के, काफ़ी सारे पेज छोड़कर जब उपन्यास की बात आएगी तो वहाँ निराला के उपन्यास आएंगे। फिर कहानियों की बात आएगी, जब कहानी का पार्ट आएगा तब जाके कहीं दूर जाके कहानी आएगी। तो ये मैटर जो है उसके अंदर रहने वाला है। तो वो सब एक जगह से, एक रचनाकार की सभी रचनाएं एक जगह उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन उस रचनाकार को समझने में आसानी हो जाती है। ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है, रचनाएं दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये स्कूलों में निःशुल्क मिलती है, तो ये जरूर पढ़े। छोटी सी किताब है, मूल पुस्तकों की बात करें तो ये मूल पुस्तक है, और इसको जरूर पढ़ लेना। इसको तो आप साथ साथ में पढ़ लोगे, एक चलते चलते रिवाइज आप मार ही लेना, ये जरूर ले आना, ठीक है। ये किताब जरूर ले आना और चलते चलते ये पढ़ लेना मूल पुस्तक, ठीक है। फिर हम बात करता हूं मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इससे ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं भैया, ठीक है ना। अगर आपको मिले तो आप ले आना, आपके पास पड़ी रहेगी, नहीं लानी है तो मत लाए, ठीक है ना। लेकिन कल को ये मत कहना कि सर ने बताया नहीं था, क्योंकि मैं तो बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये किताबें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास पड़ी रहेंगी, सहायक पुस्तक के रूप में काम आएगी। फिर आता है हिंदी साहित्य कोश। अब हिंदी साहित्य कोश डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तकें हैं। ये दो है हिंदी साहित्य कोश, भाग 1 भाग 2। अब ये तो पढ़ के मैंने ऐसे कर दिया, ये भी ऐसा हो गया, ठीक है ना। और ये फ़ोटो इसकी ऐसी मैंने इसी से खींची है, हिंदी साहित्य कोश भाग 1, ठीक है ना, और भाग 2। संपादक धीरेन्द्र वर्मा, ब्रजेश्वर वर्मा, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी और रघुवंश चाहिए, ठीक है। ये तो ले आना वैसे ही बहुत काम की है, पढ़ तो नहीं सकते इसको। फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। मेरे द्वारा पढ़ा गया पहला इतिहास, जो संपूर्ण पढ़ा गया था, पढ़ा तो बहुत था। अब लोग मुझे कहते हैं कि छोटी वीडियो बनाया करो, छोटी वीडियो ज़्यादा देखते हैं। आप क्या है कि ज़्यादा विस्तार से पढ़ाते हो, ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हो, ज़्यादा समझने वाले विद्यार्थी कम हैं। आप तो बस शॉर्ट में पढ़ा दिया करो। और मेरे समस्या ये है कि मेरे पास किताबें ज़्यादा हैं, पढ़ता ज़्यादा हूँ, और शॉर्ट वाली मेरे सिस्टम बैठता नहीं है। तो अब आपको क्या बताऊँ, ठीक है। चलो जैसा भी है, ये है बच्चन सिंह के दोनों इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं कोई भी क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ या कुछ भी पढ़ाता हूँ, पिछले दिनों जो भी पढ़ाया आप उसमें देख लेना, बार बार बच्चन सिंह का नाम आएगा। और बच्चन सिंह को तो मैंने इतना पढ़ाया है क्योंकि जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को महत्व दिया गया है, कहीं न कहीं बच्चन सिंह जी उनके विरोधी थे, ठीक है ना। और मुझे जो है जैसे ये मार्क्सवादी थे, तो मुझे मार्क्सवाद थोड़ा सा पसंद है, ठीक है ना। उग्र जो विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, मैं खुद क्रांतिकारी तो नहीं हूँ लेकिन विचारधारा बड़ी पसंद है। तो कहीं न कहीं बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य इतिहास मैंने बहुत पढ़ा है, और बार बार इसकी जो बातें हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, लिखवाता रहता हूँ। और जैसे बच्चन सिंह जी कहते हैं कि जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा कुछ सुझाई नहीं पड़ता है, उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह, ये हो गया। फिर आता है, ये है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, नवीन बच्चन सिंह, ये अलग से है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, और ये है व्याकरण की किताबें। इसके बाद हम व्याकरण की किताबें शुरू करेंगे टॉपिक वाइज, और पाठ्यक्रम में साथ में ले लेता हूँ। ये है पाठ्यक्रम भी, व्याकरण की हम बात करते हैं, व्याकरण की बात करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किताबें मैंने आपके लिए बताई है, ये जो किताबें हैं ये मैंने आपके लिए बताई है कि आप लोगों को। इसके अलावा मैं तो हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ और न जाने कितने सारे हिंदी साहित्य के इतिहास हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, और किसी से कुछ भी नहीं छोड़ रहा, कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से जो भी अच्छी बातें हैं। जैसे कुछ एक मेरे सामने तो मैं नहीं उठा सकता, कुछ एक ये पढ़े हैं, ये देख सकते हो आप, साहित्यिक निबंध गणपति चंद्र गुप्त, फिर साहित्यिक निबंध गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये दृष्टि के नोट्स वगैरह है। और वैसे भी जो मूल पुस्तकें हैं, एक एक बिंदु पर एक एक किताब है, वो सारी मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से
संबंधित, ठीक है ना। अब हम व्याकरण की बात करते हैं। तो व्याकरण में मैं बताऊंगा कि सबसे पहले मैंने दे रखा है डॉक्टर KR मैया और डॉक्टर विमलेश शर्मा जी। अभी इनकी किताब आई है बहुत अच्छी, ठीक है ना। मेरी एक खासियत रही है कि मैं भी अभी किताबें निकाल रहा हूँ, मैंने भी अपने कोर्स वगैरह बेचने हैं, ठीक है ना। और अब जब सारे मैया जी की किताबें खरीदेंगे तो मेरी कौन खरीदेगा। लेकिन ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि बस आपको अच्छी किताबें मिले और आप नौकरी लग जाएं और बड़े आराम से रहें, बस इतनी सी इच्छा है मुझे। मेरे ज़्यादा कोर्स वोर्स की चिंता नहीं है, मतलब जो भी मेहनत से मिला है वो बहुत है, ठीक है ना। आनंद आता है एक पढ़ाने में। तो ये मैया जी है, इनकी किताब है, अच्छी है, आप पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। हम लोग तो राघव प्रकाश पढ़ कर आए हैं, लेकिन अभी इन दिनों इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ये राघव प्रकाश जी है, न जाने कितनी किताबें फाड़ दी मैंने राघव प्रकाश जी की पढ़ के, ठीक है ना। ठीक है, ये पर मुझे विश्वास है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो मैं ही पढ़ाऊंगा, और मुझ में दम होगा तो मेरी तरफ आ ही जाएंगे। ये है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बारी की। इसके अलावा कुछ एक मुमल आदि की कुछ एक ऑब्जेक्टिव भी आती है, वो भी अच्छी है। और ऑब्जेक्टिव के मामले में अपनी खुद की ऑब्जेक्टिव आती है, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, अभी आ जाएगी सारी, हिंदी साहित्य का इतिहास है, और चाहे व्याकरण है, ठीक है ना, और चाहे काव्य शास्त्र है। ज़बरदस्त किताब आने वाली है, पहले भी जो आई है वो भी रही है। आपको बता दूं कि वस्तुनिष्ठ किताब प्रश्नों में अपने राजस्थान के अंदर अपना नंबर 1 ही रहा है। सर्वाधिक प्रश्नों के जो पुस्तकें आती है वो अपनी ही आती हैं, तो आप उनको जरूर देखें जब भी वस्तुनिष्ठ की आवश्यकता हो। वैसे अभी की बार व्याख्याता में ये डॉक्टर कामता प्रसाद की है, ठीक है ना, ये भी डॉक्टर कामता प्रसाद की है। ऐसी 3-4 किताबें मैंने जो है पढ़ के फाड़ दी है भैया। ये सिर्फ सहायक पुस्तकों के रूप में ले आए, मूल रूप से आप राघव प्रकाश ले आए। और एक 9 से 12 वाली हिंदी व्याकरण, उसकी शायद फ़ोटो मैंने नहीं दे पाया, मैं दिमाग से निकल गया मेरी। व्याकरण की मेरे पास बहुत किताबें पड़ी है यहाँ, ठीक है ना। अभी मेरे पास मुझे लग रहा है ये 2 किताबें, तो मतलब किताबों का इतना शौक है। और बहुत सारे जिसका अंत ही नहीं होगा। अभी एक देखें, एक तो वो पुरानी होगी बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हैं सामान्य हिंदी राघव प्रकाश जी। ये भी कौन सी है, ये भी राघव प्रकाश जी। ये कौन सी है, ये भी राघव प्रकाश जी, ठीक है। किताबों का इतना शौकीन हूँ कि बस थोड़ी सी पुरानी होते नई ले आता हूँ। ये सुभाष यादव जी है, इनको भी पढ़ रहे हैं। राजेंद्र कुमार सिंह भी जी है, इनका भी पढ़ रहे हैं। सबको पढ़ लेता हूँ, जिसकी भी किताब आती है किसी को नहीं छोड़ता, बस आनंद आता है। ये 9 से 12 वाली ये जरूर होनी चाहिए। विशेष रूप से आपके पास व्याकरण की 3 किताबें होनी चाहिए। एक तो ये वाली, एक मैया जी वाली, एक राघव प्रकाश जी वाली, और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेरे वाली, ठीक है ना। अच्छी लगे तो ले आना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं अलंकारों की। तो अलंकार पारिजात है, मैं कह रहा हूँ कि पहले इसको रटो। जो अलंकार पारिजात किताब है पहले इसको रट्टा मारो, उसके बाद बाकी चीज़ें देखो। लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लाते रहते हैं, बड़ी बड़ी किताबें, ये किताब वो किताब, और इसको नहीं पढ़ते। और क्वेश्चन जो उदाहरण है जो इसमें से आ जाते हैं, तो पहले इसको देखना, फिर और उदाहरण इसके साथ ऐड करना। और काव्य शास्त्र की बात करें तो अपनी ऑब्जेक्टिव किताब आने वाली है, उसके अंदर प्रत्येक टॉपिक के, चाहे अलंकार ले लो, चाहे छंद ले लो, चाहे शब्द शक्ति ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है ना। मैंने इतने उदाहरण भरे हैं कि उससे बाहर उदाहरण भी नहीं जाएगा, और उससे बाहर जाएगा तो फिर वो किसी को आएगा भी नहीं। इतने उदाहरण है, मैंने एक भी उदाहरण नहीं छोड़ा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंदर, ठीक है ना। 5-10 अलंकार है, और उदाहरणों का ये नहीं है कि उनको रट्टा मारना पड़ेगा। एक बार आपने उदाहरण पढ़ लिया ना, एक बार भी, तो वो उदाहरण आपको याद रहेगा कि ये किस अलंकार का है। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन आंसर करवाए हैं उनमें जो उदाहरण दिए हैं वो सीधे उदाहरण नहीं दिए कि ये उदाहरण है और इसका इसमें कौन सा अलंकार है, ऐसे नहीं दिए। मैंने उस उदाहरण को दिया है, उदाहरण देने के बाद ऑब्जेक्टिव में नीचे व्याख्या में उनके अर्थ बताए हैं कि यह यमक अलंकार है तो किस कारण से है, किस शब्द में
एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ आए हैं, जिसके कारण इसमें यमक अलंकार है, वो शब्द कौन सा है, ऐसे पूरी व्याख्या दी है। तो वो अच्छे से समझ एक बार में आ जाता है, क्योंकि अलंकार वगैरह शब्द शक्ति हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे, जब आपको उनका हिंदी अर्थ मतलब उनका अर्थ पता चलेगा तभी आप वो शब्द शक्ति और अलंकार बता पाते हैं। अगर अर्थ ही पता नहीं चलता तो आप बता ही नहीं पाते, ठीक है ना। और अर्थ आपको एक बार पता चल गया तो उसके बाद आप भूलते नहीं हो, ठीक है ना। तो इस वजह से जो ऑब्जेक्टिव है वो जल्दी आ जाएगी अपनी। रस अलंकार छंद ये है डॉक्टर वेंकट शर्मा की, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर। ये शायद मुझे लग रहा है ठीक है। और ये एक अलंकार परिजात काव्यांग परिजात भी है जो हरिचरण शर्मा जी की है। हरिचरण शर्मा जी है ना, शर्मा जी है शायद, डॉक्टर हरिचरण शर्मा जी इनकी और राजस्थानी विश्वविद्यालय के शायद प्रोफेसर रहे हुए हैं। इनकी और उर्वशी मैडम की राजस्थान हिंदी विभाग के जो विभागाध्यक्ष है वर्तमान में, उनकी इनकी बहुत पहले नेट की किताब आती थी एक, ठीक है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र डॉक्टर विवेक शंकर। इसमें क्या है कि वो वाले टॉपिक इसमें मिल जाएंगे आपको। कौन से वाले, जो ये देखिए पढ़ के मैंने इसमें से गलतियां निकाली हुई है, वैसे बताऊंगा नहीं कौन सी, क्योंकि मैं यहाँ निंदा करने नहीं आया, मैं तो प्रशंसा करने आया हूँ। अच्छी किताबें आ रही है विवेक शंकर जी की, पर इतनी बड़ी बड़ी किताबें सारी अपने पढ़ नहीं सकते, सहायक पुस्तक के रूप में आप अपने पास रख सकते हो। इसमें जो अन्य जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाले जो वक्रोक्ति सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है, अलंकार परिजात, वो क्या नाम है, लोंजाइनस है क्या, अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत है, और लोंजाइनस का उदात्त तत्व वाला जो है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। और वैसे कोई गाइड ले आओगे तो वो भी कोई समस्या नहीं है। जैसे गाइड आपके पास लाई हुई है और टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो उनके नोट्स को पढ़िए, और उसमें ऐड करना है तो किसी अन्य टीचर की, जैसे कहने का मतलब आपने मुझसे लोंजाइनस का उदात्त तत्व पढ़ा, या मानो कि आप मुझसे ही पढ़ रहे हो सिर्फ, ठीक है ना, मेरी नोट्स देख रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जैसे हिंदी की बात कर रहा हूँ, जैसे मैया जी का देख लीजिए, ठीक है ना, मैया जी का आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये नई चीज़ मिली है तो ठीक है। तो इस तरीके से आप अन्य जो भी टीचर्स हैं उनका देख के, वीडियो देख के और उसको ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका जो नोट्स है वो बड़ा बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा भी मत करिए। कहने का मतलब ये है कि मैं देखता हूँ कि ध्वनि सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत इस बार तो शायद नहीं है, वक्रोक्ति सिद्धांत नहीं है, ध्वनि सिद्धांत है, ठीक है ना, वक्रोक्ति सिद्धांत है, सॉरी, ध्वनि सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत है। अब पता चलता है कि वहां पूछा क्या जाता है, ध्वनि सिद्धांत के भेद पूछे गए हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत के भेद पूछ लिए, और पूछा जाए कि ध्वनि सिद्धांत के भेद कौन कौन से है, काफी सारे लंबा चौड़ा भेद है उसकी। तो वक्रोक्ति सिद्धांत की भी ये कंडीशन है। अब उन ध्वनि सिद्धांत के भेदों के नाम भी नहीं जानते हैं, उनके बारे में भी नहीं जानते हैं, और फिर आप ध्वनि सिद्धांत को पढ़ 4 किताबों से रहे, फिर क्या फायदा है, फिर कोई फायदा नहीं। पहले तो आपको ध्वनि सिद्धांत की, ध्वनि की व्याख्या, ध्वनि सिद्धांत क्या है, कहाँ से आया, कौन इसके पक्षकार थे, कौन इसके विपक्षी थे, ठीक है ना, किस प्रकार का सिद्धांत था, अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके सिद्धांत इनका क्या साम्य वैषम्य है, इसके कितने भेद है, उन भेदों के क्या क्या उदाहरण है, उनकी क्या परिभाषा है, उनको समझना, ठीक है ना। वो जब समझ में आ जाए किसी एक भी किताब से, तब दूसरी किताब को देखिए और याद हो जाए तब। तो ऐसे एक ही किताब काफ़ी है, मुझे लग रहा है एक ही किताब याद हो पाती है। अब ये थे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, जो काव्यांग परिजात है, राजेंद्र कुमार सिंघवी जी की है, एक ये द्वारा और किताब है, ये डॉक्टर नगेंद्र की है, ठीक है ना, साहित्य शास्त्र विवेक शंकर जी का, पाश्चात्य काव्य सिद्धांत और वाद डॉक्टर नगेंद्र का है, ठीक है। उसके अलावा ये अशोक भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा रामचंद्र तिवारी है, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र गणपति चंद्र गुप्त है, और काव्यांग पारिजात है लक्ष्मी नारायण चातक है। ऐसे बहुत से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो क्या क्या रहने वाला है। ये जैसे मैं आपको बता रहा था बार बार, ये डॉक्टर वेंकट शर्मा है, एक किताब है, ये डॉक्टर वेंकट शर्मा की दूसरी किताब है। किताब पुरानी होनी चाहिए, मैं उठा लेता हूँ।
ये हरिचरण शर्मा जी की एक किताब है। ये हरिचरण शर्मा जी की दूसरी किताब है। और उसके अलावा मैं जो आपको करवाने वाला हूँ, बहुत सारी किताबें, ये एक दृष्टि वाले नोट्स वगैरह है, सारा पता नहीं कितना सारा है, सारे पढ़ता रहता हूँ और जोड़ता रहता हूँ, उसमें से क्वेश्चन आंसर निकालता रहता हूँ, फिर आप तक लेके आता हूँ। उसके अलावा जो है मैं आपको बता दूँ, ये है, अब इसमें कई वक्त काव्यांग अलंकार सूत्रवर्ती है, ठीक है। ये नीचे गद्दा लगा हुआ है, चिंता मत कीजिए। ये अलंकार परिजात है, नरोत्तम स्वामी की तीसरी किताब। ये ध्वन्यालोक है, ठीक है ना। ये काव्यादर्श है। और इनसे संबंधित मैं जो बातें बताता हूं, आप मेरा काव्य शास्त्र वाला टॉपिक आप देख लेना, इन सभी किताबों का उसमें उल्लेख मिलेगा। ये वक्रोक्ति जीवितम है कुंतक का, जो वक्रोक्ति सिद्धांत है वो मैं इसी में से करवाता हूं, मूल पुस्तक में से, ठीक है ना। ये वक्रोक्ति जीवितम दूसरे राइटर की, कौन है ये? डॉक्टर रमाकांत पांडे है, ठीक है ना। काव्य प्रकाश, मम्मट का काव्य प्रकाश मूल पुस्तक है ये, इसी की परिभाषाएं, इसी के सब कुछ जो है आपको किताब में मिलेंगे। ये है हिंदी काव्य अलंकार, ये है काव्य प्रकाश, ठीक है ना। किसका था काव्य प्रकाश? मम्मट का। ये इसलिए भी बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये है नाट्य शास्त्र, ये है साहित्य दर्पण, ठीक है ना। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, ये है साहित्य दर्पण आचार्य लोकमणि दाहाल का, ठीक है ना, अलग अलग राइटर की। ये है नाट्य शास्त्र। तो इस तरीके से जो ऐसी बहुत सारे जो भी नोट्स वगैरह, बहुत सारे नोट्स का ढेर लगा पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग अलग जगह से करवा रहा हूँ। अब बात आती है जो अन्य जो रचनाएं दे रखी हैं, कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली की मैं बात करता हूँ तो ये है कबीर ग्रंथावली, मूल पुस्तक है। आप कहीं से भी पढ़े कोई समस्या नहीं है, उसके अंदर व्याख्या दे रखी होंगी, इसमें व्याख्या नहीं दे रखी है। ये अगर इसकी कबीर ग्रंथावली की, ये देखिए इस तरीके से, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, ठीक है, ये मूल पुस्तक है। अगर आप इसकी जो पार्ट आपके लगा हुआ है उसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, SUNKULLL, ठीक है ना। संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना टेलीग्राम है। 63 771 24 802 अपने मोबाइल नंबर है, वो जरूर आप उस पर व्हाट्सअप कर दें। इन दिनों क्या व्हाट्सअप पे मैसेज वाला तो पंगा हो रखा है, भेजे नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्या है, कोशिश कर रहे हैं। 63 771 24 802, ठीक है ना, ये नंबर है। यहाँ पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ये पुस्तक सूची मिल जाएगी, इसकी PDF भी मिल जाएगी। और PDF क्या है, आप देखो ऐसी PDF, सारे शब्दार्थ निकाले हुए, न जाने कितनी किताबें पढ़ के फिर इसकी व्याख्या क्लियर की गई है। ये मैं आपको करवाने वाला भी हूँ, ठीक है ना। ये जो है इसकी PDF मिलेगी, ताकि आप जब PDF पढ़ेंगे तो आपको व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये पांच जो अंग है, ये 5 अंग आपके आ जाएंगे। ये देखो मैं आपको बता दूं, वैसे आप पढ़ोगे आपको 150 पेज पढ़ने पड़ेंगे, वैसे 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 6 पेज पढ़ोगे, आपको 5 अंग याद हो जाएंगे, उनकी रिवाइज कर लोगे आप 5 अंगों को। इस तरीके से इसको तैयार किया गया है, ठीक है ना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पर आता है हमारे पास, ये देखो, मतलब मैं मॉडिफाई करता रहता हूं। कबीर ग्रंथावली 1928 ईस्वी, इसको नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली से मिलान कर लिया गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके की PDF मिलेगी, आप देख लीजिए। इस तरीके की अगर PDF चाहते हो, सारी चीजें क्लियर की गई है, ठीक है ना। इसके बाद आता है नागमती वियोगखंड। नागमती वियोगखंड भी ये जायसी ग्रंथावली का जो नागमती वियोगखंड है, तो मूल जो है वो जरूर देखें। हाँ, कबीर ग्रंथावली का भी मैं कह रहा था कि ये जो कबीर ग्रंथावली की मूल पुस्तक है, इससे पदों का मिलान जरूर करा लें,
ठीक है ना, ज़्यादा अंतर तो नहीं होता लेकिन कुछ शब्दों का अंतर आ जाता है। ये जायसी ग्रंथावली है, इसमें भी ये इतने सारे पार्ट दे रखे हैं, इसकी भूमिका दी हुई है, इसकी भाषा दे रखी है, ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी शुरुआत में जायसी ग्रंथावली की। नॉर्मली आप अगर गाइड लेके आएंगे तो उसमें सिर्फ नागमती वियोग खंड होगा, जबकि क्वेश्चन जो है कहीं और से पूछे जाएंगे। ये भूमिका है, देखो ये सारी चीज़ें जो है, क्या वियोग पक्ष, पद्मावत की प्रेम पद्धति क्या है, पद्मावत की कथा क्या है, अलंकार क्या है, स्वभाव चित्रण, फुटकल प्रसंग, जायसी की जानकारी, जायसी की भाषा, फिर स्तुति खंड, कौन कौन से खंड है ये। उसके बाद आता है नागमती वियोग खंड, ये रहा नागमती वियोग खंड। इस प्रकार ये सारी चीज़ दे रखी है। उसके बाद रामचरितमानस का बालकांड है, गीता प्रेस गोरखपुर वाला, ये बिहारी रत्नाकर है। बिहारी रत्नाकर की बात करें तो ये 713 दोहे हैं। अब इस तरीके से ये तैयार मिलेगा आपको, इस तरीके से। पहला दोहा बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बिहारी रत्नाकर। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नाम मात्र के पेजों में क्लियर हो जाएगा। ये इस तरीके से तैयार किया गया है, इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद आता है घनानंद कवित। घनानंद कवित की बात करें तो बाजार में कोई न कोई किताब आपको मिल जाए घनानंद कवित की। ये है घनानंद कवित, ठीक है, इसकी भी आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। साकेत मैथिलक्षण गुप्त, राम की शक्ति पूजा, ये है राम की शक्ति पूजा। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र की एक इनकी लिखी हुई क्या बोलते हैं आलोचना टाइप भी है, वो भी याद करें। आपका बंटी, ये है आपका बंटी। जैसे खून का टीका के 500 प्रश्न मैंने करवाए थे, वैसे ही आपका बंटी के और चंद्रगुप्त के 500 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तैयार हो जाना, प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। ये चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त कहाँ है, ये रहा चंद्रगुप्त। भ्रमरगीत सार कहाँ गया, एक भ्रमरगीत सार की मुझे लग रहा है फोटो लेनी भूल गया मैं, या फिर एक भ्रमरगीत सार हो रहा है ये, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महाकवि सूरदास कृत भ्रमरगीत सार। तो ये थी पुस्तक सूची। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि इसके अलावा संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपनी खुद की किताब आने वाली है, बहुत ही अच्छे से तैयार की गई है, वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की किताब है। यूट्यूब पर अपनी सभी क्लासें पढ़ी हैं। उसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की वीडियो टेस्ट सीरीज सभी प्रश्न व्याख्या सहित करवाए गए हैं, और अभी 2-4 दिन के लिए वहाँ विशेष ऑफर चल रहा है। सिर्फ 199 रुपये में आचार्य शुक्ल और नगेंद्र की टेस्ट सीरीज आपको वहाँ मिल जाएगी, और लगभग कम से कम 50 से लेकर 100 टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे आपको। अभी शायद 25 से लेकर 30 टेस्ट वहाँ पर उपलब्ध है, बाकी आपको करवा दी जाएंगे। उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। पहले कुछ टेस्ट की नहीं मिली थी, लेकिन अब जो है वो सभी की सभी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, और अपनी बुक भी आने वाली है। इन सब चीज़ों के लिए आप संकुल मार्गदर्शन ऐप जो है वो ज़रूर डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं लगता है, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें फ्री मिलती है, और मेरा जो अधिकतर जो लक्ष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक निःशुल्क ही पहुँचाना है, ठीक है ना, एजुकेशन को। तो सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर आपको क्या टेस्ट सीरीज मिलेगी, इन सभी हिंदी साहित्य के इतिहास से, व्याकरण से संबंधित। 63 771 24 802 ये व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप इन दिनों थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर आपकी सभी समस्याओं का हल होगा, ठीक है ना। वहाँ सारी चीज़ें आपको मिलेगी। 63 771 24 802, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को जो वरिष्ठ अध्यापक की जो पुस्तक सूची है वो भी जल्दी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप मेरे वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। और आप लोगों तक पुस्तक सूची पहुंचाने के लिए मतलब मैंने कितनी पुस्तकें निकाली है, कितना कोशिश की है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।